चलिए बैठिए दो बैठिए दो। आवाज नहीं। चलिए देखो, ये कल हमने आपको बताए थे फोर्स के बारे में, है ना, इफेक्ट ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, और देन इस तरीके से हमने ये इनर्शिया तक पहुंचे। ठीक है, आज इनर्शिया के बारे में बात करने वाले हैं और दो टॉपिक होगा आज कंप्लीट। एक इनर्शिया, ठीक है, इसके साथ साथ न्यूटन के फर्स्ट लॉ, और दूसरा हम कोशिश करेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ और मोमेंटम को कंप्लीट करना। ठीक है, तो आपको हेडिंग याद होगा, कल हमने इनर्शिया तक देखे हुए थे। आज हम बात करने वाले भैया टाइप्स ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। हेडिंग डाल देंगे, चलिए हेडिंग डाल लीजिए और बातें मत करो। ठीक है, चलिए हेडिंग डालो तो भैया टाइप ऑफ इनर्शिया। एक फिर से बोल रहा हूँ भैया, बातें करना है तो इसका बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इनर्शिया में लिखेंगे सबसे पहला भी है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फर्स्ट कंडीशन लिखिएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट लिखिएगा, उसमें it is defined as the tendency of a body to remains its position of rest। पोजीशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखेंगे इसके भैया। एग्जाम्पल में लिखिएगा अ पर्सन standing in a train falls backward when the train suddenly starts। When the train suddenly start moving forward।
ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले मैंने आपको इनर्शिया के बारे में बहुत कुछ समझाया था, थोड़ा सा मतलब आज नोट डाउन करवा रहा हूँ, तो फिर से समझते हैं उस चीज को। देखो ध्यान से, ये मैंने इससे पहले आपको बताया था इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। और मैंने आपको बोला भी हुआ था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया अगर ज्यादा है इसका मतलब ये उसका मास ज्यादा है ना। मतलब इनर्शिया जो है, ध्यान से मैंने आपको समझाया था, अगर मैं इनर्शिया के बारे में बात करूं, इनर्शिया जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका भैया, तो मास है ना। सिंपल सी बात, ठीक है। तो बहुत इजी लैंग्वेज अभी है कि इनर्शिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। और कल मैंने बताया था कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी पार्टिकल्स है, अगर वो रेस्ट पे है या मोशन में है ना, दोनों कंडीशन में भी उसका इनर्शिया चेंज नहीं हो सकता। मतलब भैया इनर्शिया चेंज नहीं होना मतलब क्या चेंज नहीं होगा, मास चेंज नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर आपको दो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ इनर्शिया में हमने दो कंडीशन देखे हैं। एक तो सबसे पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब ये सिंपल सा कंडीशन, जैसे सपोज मान लो, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मान के चलता हूँ, आपको एक जैसे देखिए रुमाल है किसी के पास बड़ा वाला, किसी के पास रुमाल है बड़ा वाला, गमछा वगैरह कुछ बहुत छोटा, हाँ एक हाँ हो गया हाँ सुन ली। मैंने आपको पहले बताया था, सुन लो देखो भैया, अगर कोई भी पर्सन जो है मान लो बस के अंदर में या ट्रेन के अंदर में खड़ा होगा, तो भैया जब आप ट्रैवल करते हैं तो सीट नहीं मिलने के कारण क्या करते हैं, पकड़ के खड़े रहते हैं, यही होता है ना। तो अगर सपोज मान लो आप कोई एक इंसान है भैया जो ट्रेन के अंदर में भैया स्टैंडिंग मतलब खड़ा है, और ट्रेन क्या हुआ, सडनली फॉल कर गया बैकवर्ड, है ना। व्हेन द ट्रेन सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, जब ट्रेन जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेगा तो जो खड़ा हुआ पर्सन है, जो खड़ा हुआ आदमी है, वो क्या होगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकेगा। सिंपल सा कंसेप्ट जो है आपको देख लो ध्यान से, यहाँ पर मान लो ये जो गमछा है वो एक ट्रेन है, ट्रेन, और ये इस पे खड़ा हुआ आदमी। अब मैं इसको अभी तक कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं सीधा सडनली बात करूंगा तो गिर गया, है ना। रीजन यही है, जैसे ही आप सडनली इसको मतलब क्या बोलेंगे, सडनली मूव करवाएंगे ना, तो भैया ये क्या चाहेगा, वो जिस पोजीशन में वो रहना चाहता है सेम उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करेगा, है ना। और इसके लिए क्या होगा, झटका महसूस होता है। तो आप क्या करते हैं भैया, आगे और पीछे की तरफ, मतलब आप जो है पीछे की तरफ थोड़ा सा हो जाते हैं। ध्यान से देखना, सिंपल सी बात है भैया, बहुत सिंपल सा कंडीशन है। देखो ये रेस्ट पे है, इसका कुछ तो मास इनर्शिया है, जैसे इसको हम पकड़ो भाई, सिंपल सा देखिए, हल्का सा क्या होता है, झटका महसूस होता है। तो यही कंडीशन है कि अगर भैया इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करेंगे, सुन लो, अगर मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करूंगा, और मैंने इससे पहले भी आपको कंडीशन समझाया था कि अगर मान लो ये देखो ध्यान से, ये भी मैंने आपको समझाया था कि अगर मान लो ये ट्रेन है ना, जिसके ऊपर कोई आदमी खड़ा हुआ है ना, और सडनली स्टार्ट करते तो ये पीछे की तरफ होता है ना। इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था। तो सेम कंडीशन यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट की तरह ही इनर्शिया ऑफ मोशन, अब जस्ट अपोजिट हो जाता है। पहले हमने क्या किया, तो उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखे, दूसरी बार हम क्या करें, उस ऑब्जेक्ट को भैया मोशन में। अब मोशन में चल रहा है, सडनली आपने ब्रेक लगा, ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन चल रहा है, बस चल रहा है, तो सडनली आप क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे। जैसे ही सडनली ब्रेक अप्लाई होता है तो आपका जो बॉडी पोर्शन है वो क्या होता है, ये आगे की तरफ होता है ना। क्यों, रीजन क्या है इसका, क्योंकि बॉडी भैया मोशन में था और वो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा, है ना। पहले वाले कंडीशन में क्या था, रेस्ट में था, तो रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहा था, और दूसरे वाले कंडीशन में बॉडी किसमें, मोशन में है, तो मोशन में ही रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोनों कंडीशन में आपको देख लो इनर्शिया चेंज नहीं हो रहा, मास चेंज नहीं हो रहा।
है ना। तो दो कंसेप्ट है इसका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसमें आपको ये जो एक येलो कलर से जो आपको लिखा हुआ है, ये एग्जांपल्स लिखा हुआ है। सबसे पहला एग्जांपल्स इसमें देखिए कि अगर पर्सन है स्टैंडिंग इन अ ट्रेन फॉल्स बैकवर्ड, व्हेन, कब कब फॉल्स बैकवर्ड होगा, जब ट्रेन भैया सडनली क्या हो जाएगा, स्टार्ट, है ना। दूसरा कंडीशन है व्हेन अ मूविंग बस, मान लो भैया कोई चलता बस है जिसके अंदर आप खड़ा हुए हैं और सडनली उन्होंने ब्रेक अप्लाई कर दिया, स्टॉप कर दिया, अप्लाई द ब्रेक, तो आप क्या होंगे भैया, जो पर्सन है वो स्टैंड जो है वो फॉल होगा किधर, फॉरवर्ड की तरफ, है ना, इधर फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ क्या हो जाएगा। ये दो कंडीशन है, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का और दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। जल्दी करेंगे यहाँ पे, देखो इधर देखिए भैया, दो कंडीशन के बाद तीसरा कंडीशन क्या है, इनर्शिया का डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं भैया। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अम्ब्रेला की बात करें, छाता की बात करें, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुन लेना, जब भी बारिश का सीजन होता है भाई, और आप देखे होंगे आप लोग जब बाहर छाता लेके जाते हैं, तो अगर मान लो बारिश जब वर्टिकल है तो क्या आप नीचे ऐसे अप्लाई करते हैं छाता, ऐसे ही अप्लाई करेंगे ना। अच्छा, अगर मान लो सडनली इधर से आ गया तो आप क्या करेंगे, आपका डायरेक्शन ऐसे हो जाता है ना। सिंपल सी बात है, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, आपको अपने मतलब जिस कंडीशन में आपका बारिश आ रहा है उसके हिसाब से आप अपना डायरेक्शन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि पानी इधर से आ रहा है हम ऐसे लेके रखे हुए, छाता ऐसा होना चाहिए, है ना। तो सिंपल सा बात है भैया कि इट इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, है ना। वो डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, टू चेंज बाय इटसेल्फ, और उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, खुद ही क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, सिंपल सी बात है। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा हो, एन अम्ब्रेला प्रोटेक्ट अस टू रेन की बात करें, इसमें सिंपल सा है, क्योंकि जो भी छाता आप यूज करते हैं, है ना, और ये जो बारिश का जो डायरेक्शन है, आप उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, प्रोटेक्ट, अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे, छाता को इस्तेमाल करेंगे। अब उसके विपरीत दिशा में तो इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे क्या पूरा का पूरा भीग जाए, है ना। तो भैया जैसे जैसे अब देखो, जैसे होता है कभी कभी कि बहुत तेज हवा चल रही है, उस टाइम तो बारिश हो रहा है और आप बाहर निकले हुए, आपके हाथ में छाता है, तो आप क्या करते हैं, कभी इधर से, तो फिर हवा इधर से आए तो इधर करते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसको मोशन में देखिए, उसको डायरेक्शन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, सिंपल सी बात है। ये भैया तीन कंडीशन था इनर्शिया के बारे में, तो लोग तीन कंडीशन है इनर्शिया के बारे में, जिसमें हमने आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में बात किए थे, इनर्शिया ऑफ मोशन, और देन तीसरा क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखो भैया इसी इनर्शिया को देखते हुए और तीनों कंडीशन को, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन को देखते हुए न्यूटन्स के जो पहला लॉ है इसी इनर्शिया के ऊपर दिया गया था। तो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है एक टाइप का इनर्शिया, कैसा लॉ है, इनर्शिया। सुनो, ये न्यूटन का पहला जो नियम है, जो पहला लॉ है, उन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट पे है तो हमेशा कैसा रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो कैसा रहेगा, मोशन में रहेगा। कब तक भैया, जब तक हम उसके ऊपर कोई भारी बल न लगा दे, फोर्स, सिंपल सा करते है ना। तो ये था भैया न्यूटन के फर्स्ट, यहां तक हो गया होगा आपका। चलिए हेडिंग डाल देंगे भैया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखिएगा उसमें, दिस लॉ स्टेट दैट, दिस लॉ स्टेट दैट एवरी बॉडी, this law states that every body continuous in its state of rest or
of uniform motion in straight line, unless it is completed by some external force to change that state. अब ध्यान से थोड़ा सा इसको देख लीजिए और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, उसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। ध्यान से सुन लो। ये न्यूटन्स के तीनों लॉ में अगर आपसे मैं जनरली बहुतों से पूछा हूँ ये पहला क्या होता है, तो पहला किसी को याद नहीं रहता, फर्स्ट लॉ किसी को नहीं और बोल देगा वो जरूर कि सर तीसरा पूछिए ना, तीसरा बता देंगे। तीसरा तो सिंपल सी बात है, इतना आसान तरीका है। तो फर्स्ट लॉ में बहुत कुछ है और मैंने इसका एक एक्सपेरिमेंट करके भी आपको समझाया था फर्स्ट लॉ का, आलू वाला, याद है ना। तो देखो भैया न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात कर लेते हैं, सुन लेना ध्यान से। तो अगर मैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ सेम कंडीशन है भैया, 3 लाइन इंग्लिश में लिखा हूँ, वही चीज जो मैंने हिंदी में आपको बड़ा के बोला, बस सिंपल सा एक ट्रांसलेट कर दिया मैं। आप खुद देख लो ध्यान से क्या बोला है। दिस लॉ स्टेट दैट, मतलब इस लॉ का कहने का मतलब ये है कि एवरी बॉडी, जितने भी प्रत्येक बॉडी है, जितने भी वस्तु है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार भैया स्टेट ऑफ किसमें, रेस्ट में। अगर वो रेस्ट में है तो कैसा रहना चाहेगा, रेस्ट में ही रहना चाहिए। या अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है इन स्ट्रेट लाइन में, तो भी वो कैसा रहना चाहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। अनलेस इट इज, कब तक भैया, जब तक हम उसके ऊपर कोई सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न कर दे, जिससे कि उसका चेंज क्या मतलब स्टेट में क्या हो जाए, चेंज। ये स्टेट में चेंज होना मतलब उसके पोजीशन में चेंज होना। अरे स्टेट में चेंज होने का मतलब क्या हो, इसके पोजीशन में चेंज। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना, जैसे देखो अगर कोई रेस्ट में है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक जगह से दूसरे जगह आने में उसको क्या करना पड़ेगा, मोशन में आना पड़ेगा, तब पर भी उसके पोजीशन में चेंज हो रहा है ना। अगर वो रेस्ट मोशन में है और अब ये मोशन से आप उसको रोकेंगे तो भी उसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दोनों कंडीशन में क्या चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है ना। तो सिंपल सा कंसेप्ट है और इसको बहुत सारे कंडीशन है। जैसे आप एग्जांपल्स के रूप में सपोज मान लो भैया, मान लो एक टेबल है, सुन लो ध्यान से, और इसके ऊपर आपने कुछ बुक्स रखे हुए, सुन लीजिए। क्या ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ को एप्लीकेबल नहीं कर रहे क्या? अगर मान लीजिए भैया ये टेबल है, इसके ऊपर बहुत सारे बुक्स रखा हुआ है, इस पे कब तक रखा रहेगा? ऐसा कोई टाइम फिक्स है कि 1 घंटा के बाद उड़ के भाग जाएगा यहाँ से? नहीं ना। कब तक रखा रहेगा भैया? जब तक हम उसको कुछ ना कुछ कर ना दें, है ना, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। क्लियर है? आप घर पे जाते हो भैया, आप एक आए सीधा बैग को पकड़ के फेंक दिए, है ना, वो कब तक फेंका रहेगा? जब तक आप उसको सही ढंग से रखेंगे, है ना, तब तक तो जैसे आपने फेंके वैसे ही रहेगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप सब पढ़े हैं, क्लास 8 में भी आपने पढ़े होंगे। एक चीज यहाँ पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ और ध्यान से समझिए। दूसरा वर्डिंग इसमें क्या बोलते हैं, चलिए सर रेस्ट वाले कंडीशन में तो समझ गए कि हमेशा वो रेस्ट में रहेगा। कोई भी चीज है, कोई भी, चाहे आप जिस बेंच डेस्क पे बैठा हो, आप जहां पर रखे हैं उसको आप चाहे सालों साल रख लो, भैया वो वहीं के वही रहेगा। कोई जादू जब उसका आत्मा तो नहीं आएगा तो वहां से वो आके लेके जाएगा, है ना। लेकिन आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट भैया, जब भी आप मान लो एग्जाम्पल में बॉल है ना, बॉल को जब आप क्या करते हो, थ्रो करते हो, फेंकते हो, तो क्या होता है भैया, थोड़ी दूर बाद जाने के बाद वो ऑटोमेटिक क्या होता है, रुकता है कि नहीं? ये किसके वजह से रुकता है भैया? तो ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से। आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते भैया। जब आप देखते होंगे कि कोई बैट्समैन बॉल को हिट करके बाउंड्री लाइन के बाहर को देता है, तो बाउंड्री लाइन के बाहर कभी कभी क्या होता है,
तो ये शॉट्स बहुत कम जोर से लगाया था, तो बाउंड्री लाइन से पहले ही रुक जाता है, कोई आके रोका नहीं था, ऑटोमेटिक रुका। क्यों? क्योंकि बॉल और जो ग्राउंड है उसके बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। भैया फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो जिधर मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और फ्रिक्शन का काम क्या होता है भैया? अपोज का, रोकने का काम। अगर मैं इधर जा रहा हूं तो फ्रिक्शन हमें इधर से लगेगा, वो हमें बोलेगा रोक जा। तो सेम कंडीशन, लेकिन यहाँ पर हमने कहीं पर भी फ्रिक्शन के बारे में नाम तक नहीं लिए, और हमने एक ही चीज बोले कि अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो भैया हमेशा वो मोशन में ही रहेगा। तो फ्रिक्शन अभी नहीं पड़ेगा, फ्रिक्शन को हमें नेग्लेक्ट मान के चलना चाहिए कि कोई फ्रिक्शन नाम का कुछ चीज भी है, ठीक है। लेकिन भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? वो रुक जाता है। आप चाहे उस पर फोर्स लगाए या ना लगाए, थोड़ी देर के बाद वो रुकेगा। कंफर्म है ना? इतना तो है कंफर्म है, लेकिन न्यूटन के हिसाब से उसका कहने का मतलब अलग अलग कंडीशन है। जैसे मैंने आपको हैमर वाले कंडीशन में आलू से वाले कंडीशन बताया है ना, आलू वाले कंडीशन बताया था ना। अब आलू वाले कंडीशन में आप देख सकते हो जाके, वहां पर भी हर एक एक कंडीशन मैंने आपको बताया था कि जब आप देखो, सिंपल सी बात है, आलू रेस्ट पे था, आप मोशन किसी और को ला रहे थे, तो उसके हिसाब से आलू भी क्या करेगा? मोशन में होगा, और रेस्ट में रहने के कारण वो हमेशा रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। एक एग्जाम्पल ये हो सकता है भैया। दूसरा एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हैं कि आप दीवार में जो क्या कीला जो ठोकते हैं, तो वो भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से होता है ना। तो ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आपको न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से, इसमें एक दो एग्जाम्पल लिख लेंगे भैया, सब छोटे छोटे करके लिखते हैं। चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल्स लिखेंगे, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल लिखना, चलो देखिएगा, इफ अ बॉडी at rest, बातें नहीं, if a body at rest continue in its state of rest, an external force has to be applied on it to make it move, है ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, अ बुक on the table will continue to remains there एक मिनट रुक जाइए, to remains there unless
चलिए चलिए, तो इधर इधर देख लो, एक छोटा सा टॉपिक भी है, इसके बाद हम कल देखेंगे। सुनिएगा, तो ये मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। याद हो जो सुन लो पहले, मोमेंटम मैंने आपको समझाया था। मोमेंटम का मतलब इम्पैक्ट छोटा है, पावरफुल जनरली। मोमेंटम जो होता है जनरली भैया सुन लो, सुनिएगा। देखो डेफिनेशन के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया हूँ कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, है ना, जो पजेस करता है बाय द किसको भी है, तो बॉडी, है ना। इट इज डिफाइंड एज टू बी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मासेस एंड इट्स वेलोसिटी। बहुत सिंपल सा है कि अगर मुझे मोमेंटम फाइंड आउट करना है, सुन ले भैया, अगर मुझे मोमेंटम बताना है तो मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, मास गुने में वेलोसिटी होती है। ये हिंदी में मोमेंटम को आपने संवेग बोलते हैं, है ना। तो मोमेंटम जो है यहाँ पर क्या है, मास गुने में क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगा। मोमेंटम को हम p से डिनोटेट करते हैं, मास m हो जाएगा और वेलोसिटी कितना है, v है। तो यहाँ पर देखो मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू में v होगा। अब इसका यूनिट्स हम देखते हैं ध्यान से। ये मास को कैसे मेजर करते हैं, kg, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि SI यूनिट जो होगा इसका, SI यूनिट क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड। बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं भैया, kg मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगा इसका SI यूनिट। क्लियर है यहाँ तक भैया। और हाँ एक चीज और याद रखिएगा, ये मोमेंटम जो है, मोमेंटम इज अ कौन सा क्वांटिटी भैया, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि भैया एक टाइप का इम्पैक्ट है, फोर्स के ही डिरेक्शन में इसको हम काउंट करते हैं। तो मोमेंटम कैसा है, एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसका अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से भैया, डायमेंशन फॉर्मूला ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या है, केजी के लिए m लिखते हैं, केजी के लिए कितना हो जाएगा, m होगा। मीटर के लिए l होगा, और नीचे में क्या है, सेकेंड है भैया, तो क्या होगा, ml t टू दी पावर कितना होगा, -1। तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा किसका, तो मोमेंटम। किसका डायमेंशन फॉर्मूला, मोमेंटम का। तो ये इस मोमेंटम को हम थोड़ा सा कल और अलग अलग तरीके से वेरी करेंगे, और देन हम पहुंचेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ पे। और कल वाला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आज हमने जो आपको पढ़ा के रखे हैं, अभी जो पढ़ा रहा वो भी है, कल प्लीज एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने बार हो तो आप प्रैक्टिस करके आइएगा, तो कल और आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कल पूरा डेरिवेशन होगा, तो आप ध्यान से इसको पढ़ के आइएगा, और कुछ। ठीक है, चलो।